दरअसल गुरुवार से शुरू होने वाला बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष कर्ज माफी, किसानों की आत्महत्या, कानून व्यवस्था, पानी की किल्लत सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलेगा। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले जनता से कर्ज माफी जैसे कई वादे किए, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। ऐसे में सरकार को सदन में पुरजोर तरीके से घेर कर जवाब लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष महोदय काफी गंभीर है कि राजस्थान की विधानसभा नियम और प्रक्रियाओं से चले। हम प्रारंभ से ही ये बात कहते आए हैं कि हम नियम और प्रक्रिया से विधानसभा के माध्यम से जनता की ज्वलंत बातों का सरकार से जवाब चाहते हैं। सरकार जवाब देने से अलग हटती रहती है। उधर बीजेपी की रणनीति की काट के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से व्यूह रचना तैयार की गई है। सीएम की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सत्ता पक्ष का कहना है कि सकारात्मक सुझावों का हमेशा सरकार स्वागत करेगी, लेकिन अगर कोई सदन की गरिमा बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि सरकार ने अब तक जन कल्याण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जनता के मुद्दों पर कोई कोताही नहीं बरतेगी। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए। हम उसका स्वागत करेंगे। हम उनसे ये भी अपील करेंगे कि जिस तरीके से आज जो चर्चा अध्यक्ष महोदय के कक्ष में हुई है, उस चर्चा के हिसाब से जो उनके उपनेता ने जो बात कही है, उन पे पार्टी उनकी खरा उतरेगी, उनके बात का मान सम्मान करेगी। वहीं बजट सत्र से पहले सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक में पुलवामा शहीदों को जमीन देने पर निर्णय संभव, स्वतंत्र पंजीकरण सोसाइटी के गठन, काली सिंधु और अन्य थर्मल प्लांट बंद करने पर पुनर्विचार, ग्रामीण विकास में कार्यरत सामाजिक संस्थाओं की जवाबदेही संबंधित गठन सहित कई अहम फैसले हुए। शहीदों के लिए जमीन आवंटन को लेकर शहीदों के मामले में जो भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर दिया गया। उसके लिए बार बार ये कहा जाता था, लेट होते थे, शहीद के परिवार परेशान होते थे। उन शहीद परिवारों के लिए कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया और ये तय भी हो गया कि अब आइंदा के लिए बार बार कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी को अधिकृत भी कर दिया। उधर विधानसभा बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में नियम 35 के तहत उचित प्रश्नों को विधानसभा में रखने पर सहमति बनी, जबकि दर्शक दीर्घा में भीड़भाड़ से बचने के लिए उचित कदम उठाने पर जोर दिया गया। साथ ही इस बार हाँ पक्ष और ना पक्ष लॉबी में भी विधानसभा सदस्यों के अलावा दूसरे लोगों का प्रवेश वर्जित रखने पर सहमति बनी। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लिए गए इन निर्णयों का विपक्ष और सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है। 1 महीने तक जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसमें किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, प्रदेश की, जैसे पेयजल पर जो हालात बने हैं और जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हम खुल करके मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे खास मुद्दे की जो आपसे जुड़ा है, हमारे से जुड़ा है, सबसे जुड़ा है। हम बात करें राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। हम सबकी निगाहें टिकी है कि क्या खास रहेगा। अशोक गहलोत के तीसरी पारी का यह पहला बजट सत्र है और कुछ कई मायनों में इसे खास कहा जा सकता है। हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। सत्र के ठीक एक दिन पहले दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, चाहे वो स्पीकर सीपी जोशी के माध्यम से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हो। यह पहल कही जा सकती है, क्योंकि लगातार इस बात का सवाल मीडिया में कई बार उठाया गया है कि हाउस का स्तर डाउन हो रहा है।
नैतिक जिम्मेदारी आखिर किसकी है, इसे वापस पटरी पे लाना बहुत जरूरी होगा। सवालों के जवाब जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आ पाते हैं। प्रतिपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि हमारा दमन किया जा रहा है, हमारा गला घोटा जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि यह सत्र काफी मर्यादित और एक नजीर पेश करने वाला सत्र कहा जाएगा। सीपी जोशी की एक पहल की जा सकती है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सहित तमाम पार्टी लीडर्स को वहां बुलाया और कहा है कि हाउस का सम्मान बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हाउस जितना चल सकता है तमाम लोगों को, चाहे वो मीडिया हो, सरकार हो, अपोजिशन हो, वहां आने वाले दीर्घाव में बैठने वाले दर्शकों सभी के लिए एक तरह से कहें कि अघोषित रूप से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सदन के सम्मान का सब ख्याल रखें। चलिए इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे हम, और उसके बाद जो सत्र के दरमियान बिल पेश किए जाएंगे वो कैबिनेट से अनुमोदित कराना बहुत जरूरी होता है, उन्हें पास कराना जरूरी होता है। वह बैठक हुई और शाम के वक्त एक बार फिर जो रणनीति प्रतिपक्ष की है उससे कैसे मुकाबला किया जाए उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। चलिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विजय वर्मा हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बलवान पूनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तमाम अतिथियों का स्वागत है। और मैं चलिए एक बार विजय के पास जाना चाहूंगा। विजय, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि महत्वपूर्ण बिल कौन कौन से कहे जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो अभी मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, जो उस बैठक 2 दिन चली थी वो बैठक, जिसमें सुझाव लिए गए थे अलग अलग वर्गों से, चाहे महिलाओं हो, युवा हो, व्यापारिक प्रकोष्ठ हो, या फिर यूं कहें कि जो एनजीओज और सामाजिक संगठनों से, सिविल सोसाइटीज से, उन तमाम जो बैठक में जो निचोड़ आया उसके तहत कुछ नए बिल हैं वो लेकर आए जा रहे हैं, कुछ में संशोधन लेकर आए जा रहे हैं। खासतौर से जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनमें सबसे अहम है लोकायुक्त का जो कार्यकाल है उसको कम करने का। पिछली सरकार ने इसको बढ़ाया था, अब एक नया बिल लेकर आया जिससे इसको कम किया जाएगा। लोकायुक्त का कार्यकाल कम करने को लेकर जो बिल है वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा हाउस में। इसके अलावा जो आदर्श घोटाले जैसे घोटालों पर चर्चा हुई थी, मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई थी जिनमें सुझाव लिए गए थे, कुछ उदयपुर का एक एनजीओ था उसने इस पर आपत्ति जताई थी कि इस तरह के घोटाले इनको रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, कोई कानून लाना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रिवेंशन ऑफ डिपॉजिटर्स बिल लेकर आया जा रहा है इस बार विधानसभा में। इसके अलावा जो अन्य जो छोटी लूट की घटनाएं होती है, ठगी की घटनाएं होती है, उनको रोकने के लिए भी एक एंटी गैम्बलिंग बिल हाउस में लेकर आया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी बिल हैं जो खासतौर से एमएसएमई बिल लेकर आ रहा है। एमएसएमई बिल की पिछली सरकार में बात हुई थी, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि जिस तरह का दावा कर रहे हैं उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा कि इस बार जो एमएसएमई बिल लेकर जाएगा वो कहीं न कहीं जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक नजीर बनेगा और उनको सीधे तौर पर चाहे लोन की व्यवस्था हो या फिर उनके जो उपक्रम को शुरू करने की बात हो, उसके लिए सरकार का अधिकारी पूरी तरह से तटस्थ रहेंगे। चलिए मैं विजय आऊंगा आपके पास में। बलवान पूनिया जी हमारे साथ में। बलवान जी, आपका स्वागत है। आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, आप हाउस के मेंबर हैं और ये बजट सत्र है। बजट सत्र थोड़ा लंबा होता है, महत्वपूर्ण सत्र है। अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही कुछ प्रदेश के जनता की आवाज भी आप उठा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक हुई आपकी और ये कहें कि कई अच्छे पार्लियामेंट्रियंस जो हैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस होंगे, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, या फिर राजेंद्र राठौड़ हो, संयम लोढ़ा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे अच्छे एक पार्लियामेंट्रियन के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के आप तमाम प्रतिपक्ष सरकार के खिलाफ कुछ लामबंद हो, या कहा जा सकता है कि हमारे कॉमन मुद्दे हैं जिन्हें हम उठाएंगे। हमारा सबसे ज्यादा तो कॉमन मुद्दा इस पूरे सत्र में रहेगा किसान की जो हालत आज प्रदेश में और देश में बन रही है। मैं समझता हूं कि अकेला राज्य नहीं, केंद्र दोनों जिम्मेदार हैं। अभी रायसेन नगर के किसान ने आत्महत्या की है। थोड़े दिन पहले एक सूरजाराम जो हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री में व्यवस्था को धता बताते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया था।
और आए दिन बैंक द्वारा और प्रशासन द्वारा जिस तरीके से वसूली के हथकंडे किसानों के खिलाफ अपनाए जाते हैं, दूसरी तरफ नारे चलते हैं किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी और कर्ज माफी की बात को लेकर, कभी राज्य और कभी केंद्र किसानों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। हम सदन में ये बात बताएंगे। मैंने तो पिछले सदन में भी कहा था मुख्यमंत्री जी से कि आप भूमि की नीलामी और कुर्की रोकिए। अगर भूमि की नीलामी और कुर्की पहले रुक जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। हमारे बीच में से कैसे किसान किसी कलेक्ट्री पर जाकर के, सचिवालय में जाकर के और आत्महत्या कर देता है, कमिट कर देता है, कहता तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर इसमें हम आरोप पक्ष और विपक्ष यूं आरोप लगाएं, मैं समझता हूं दोनों बड़ी पार्टियां बहुत गंभीरता से जिम्मेदार हैं। जब प्रशासन के एसडीओ और तहसीलदार किसी किसान पर दबाव बनाएं, उसको नोटिस दें कि साहब आप ये कर्ज भरो, तो मैं समझता हूं उससे पहले बैंक एक फाइल लेकर के 1.5 साल बाद 1 साल बाद बैंक कैसे चला जाता है एसडीओ के दफ्तर में कि ये किसान तो ओवरड्यू हो गया, अब इसको भुगतान करवाइए आप। यह एक बात मैं जानना चाहूंगा कि हमेशा अकाल, किसान, एग्रीकल्चर, इन मुद्दों को लेकर के चर्चा होती है। आप अपनी तरफ से या कुछ और साथियों को साथ लेकर के डिमांड करेंगे हाउस में कि किसान की स्थिति पर एक बार चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्ज माफ हो चुका, सरकार का दावा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कर्ज माफी नहीं हुई है। तो इस पर एक बार खुलकर के बहस हो सके, ऐसे कुछ चर्चा करेंगे। हमने ये बात करनी है। मैं पूरे सारे एमएलए से ये मांग करूंगा, मैं खुद ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष को भी हम ये चिट्ठी देंगे, भी पूरे दिन सदन में चर्चा हो। दूसरी बड़ी बात, मैंने ये बात पहले रिपीट की है कि इस बात के लिए अगर कोई ये कहे कि सब सारे ये सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार है, पहले वाली सरकार जिम्मेदार है, ये व्यवस्था जिम्मेदार है इस बात के लिए। और किसान का कर्ज माफ हुआ, इसमें कोई दौरा नहीं। सोसाइटी का हुआ है। दबाव कौन लगा रहा? सोसाइटी तो दबाव भी नहीं लगा रही थी, दबाव लगा रहा था कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक ने ही तो जमीन मोर्गेज करके ऋण दिया है। सहकारी बैंक ने तो मोर्गेज करके ऋण दिया ही नहीं। वो तो फसली ऋण देते हैं राई बार छठे महीने, उसमें तो 90% किसान टर्नओवर करता है, उसमें कहां आत्महत्या की बात आती नहीं। वो तो 6 महीने अगर पोस्टपोन ज्यादा से ज्यादा ब्याज लगता है तो किसान अगली फसल में दे देता है। ऋण भी उसका थोड़ा होता है, 30,000, 20,000, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, ऐसे फालतू नहीं। जो आत्महत्या की स्थिति आती है, ये असली बात ये है कि इन चीजों पर पीछे हटती है सरकार। दूसरा एक बहुत बड़ा इश्यू है, जैसे लोकसभा के चुनाव में हिसाब पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। अब चुनाव के बाद की पानी पाकिस्तान जा रहा है 10,000 क्यूसेक, 20,000 क्यूसेक पर डे। क्यों? पंजाब की हरियाणा की नहरें पानी नहीं ले पाती, इसलिए राजस्थान की नहरें सूखी। हरियाणा कह रहा है हमारी सूखी, पंजाब कह रहा है हमारी नहरें भी सूखी। पंजाब का एक डेलीगेशन पूरा का पूरा सतलुज पर खड़ा होकर के कह रहा है कि देखो 15,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है और हमारी नहरों में पानी नहीं। ये परिस्थितियां, असली बात है किसान पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से एक भर्ती इस पूरे लोकसभा के विधानसभा के सत्र में हम मजबूती से बातें उठाएंगे, पूरी एक भर्ती जिसको चलते हुए 2 साल हो गए, आज भी संस्कृत के 526 अध्यापकों के पद खाली हैं उसी भर्ती में, 28,000 की भर्ती में। बार बार शो करता है कंप्यूटर की ये लड़का भर्ती हुआ है, वो दूसरी जगह ज्वाइन कर चुका है। ये खामियां क्यों है? इतना क्रांतिकारी युग, इतना वैज्ञानिक युग, इतना इंटरनेट का युग, फिर ये खामियां क्यों? मेरे पास कल नौजवान साथी आए थे कि साहब हमारी ये बात उठाओ। ऐसी बातें जैसे हम उठाएंगे तो यूं लगेगा कि ये बात विधानसभा में आप उठा, जबकि वो 1.5-2 साल से बेरोजगार हैरान है, परेशान। ये जो छोटी छोटी बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। बड़ी बात ये, एक मेरे पास टीएसपी का क्षेत्र का डेलीगेशन आया कि आप हमारी बात को विधानसभा में उठाइए। 2014 में नियम कर दिया था कि ट्राइबल एरिया को डेवलप करने के लिए टीएसपी का अलग से क्षेत्र घोषित किया गया। उस क्षेत्र में जो टीचर लगे हुए थे वो आज तक बैठे हैं। उसके लिए तय किया गया था कि टीएसपी में कोई भर्ती होगा तो टीएसपी क्षेत्र का ही होगा, जबकि करीब 1500 लोग ऐसे बैठे हैं जिनको सरकार ने 2014 में बाहर निकाल देना चाहिए था, अपने जिलों में भेज देना चाहिए था, ताकि टीएसपी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता, वो अपने घर चले जाते। ये छोटी छोटी बातें एक से दूसरे के आगे आगे आगे, जैसे अभी एनआरएचएम घोटाला आया है, तो कोई कह रहा है घोटाला है, कोई कह रहा है घोटाला नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं गया हूं एनआरएचएम के दफ्तर में 4 दफा गया हूं, 5 दफा गया हूं। मेरी पीएचसी में, मेरी सीएचसी में मैं लेडी डॉक्टर के लिए एनआरएचएम के डॉक्टर समित शर्मा ने सीधे मुंह बात तक नहीं की कि मैं गंभीर हूं आपके यहां डॉक्टर लगाने के लिए। मेरे को 2 बार कहा कि एमएलए साहब आप लिख के दीजिए, मैंने लिख के, मैं बार बार अरे आप डॉक्टर लगाइए, कहीं गंभीर नहीं दिखे।
हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं साहब। अफसरशाही जिस तरीके से हावी हो रही है, मैं समझता हूं हम रात दिन लड़ रहे हैं, रात दिन। आपके पास लौटूंगा मैं। एक बात विजय मैं यहां कोट करना चाहूंगा, अफसरशाही के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कुछ एक आवाज बनती जा रही है। सत्ता पक्ष के एमएलए, मंत्री तक ये कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो रही, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा था और सरकार पर इस तरह के आक्षेप लग रहे थे सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद। और कहीं ना कहीं आज जो बैठक हुई है उसमें इसको गंभीरता से लिया गया, कैबिनेट की बैठक में भी, और मंत्रियों को शक्ति दी गई है। अधिकारियों पर जो भी संबंधित अधिकारी है जो आरोपी है या जो जनता की सुनवाई नहीं कर रहा है उस पर कार्रवाई का पूरा उनको अधिकार दिया गया है। अब उनको क्षेत्र में दौरे करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जनता पर सबसे ज्यादा फोकस रखने के लिए कहा गया है जो कैबिनेट की बैठक में, कि जनता से जुड़े मामले हैं उनको जनता के बीच जाकर उनको सुलझाए जाएं। कहीं ना कहीं जो ये पूरा मॉडल वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनसुनवाई करती थी। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि मंत्रियों को सीधे जो शक्ति प्रदान करने की बात कही है कि वे अपने स्तर पर किसी भी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई कर सकते हैं। जी बलवान जी, मैं ये बात आपके बीच कोट करना चाहूंगा। पिछली बार मैं एमएलए जरूर नहीं था, पर प्रशासनिक कामों में और जनता के कामों में बहुत बार हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते थे। ये नजरिया आज ही नहीं बन गया, पिछले कार्यकाल में इनको इतनी बड़ी ताकत दी हुई थी, जनप्रतिनिधियों को कुछ समझते नहीं थे। और अभी ये स्थिति है कि हमारे जिले में हम कई अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बहुत ढंग से जनता की बात सुनते हैं, तो हमें 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो डायरेक्ट जनता की बात सुन लेते हैं। कई अधिकारियों का एटीट्यूड ये है, उनको अभी लगता है कि पिछला राज वसुंधरा जी वाला राज अभी भी है और यही चलेगा। मैं कहना चाहता हूं पूरे राजस्थान के जो जन टीवी देख रहे हैं तमाम अधिकारियों से, जनता के लोक सेवक आप और लोक सेवक बन के रहिए, बाप मत बनिए। माई बाप की परंपराएं, सामंती परंपराएं इस देश में नहीं। अगर आप इस सपने में जी रहे हैं तो ये सपना छोड़ दीजिए। लोक सेवक हैं, लोक सेवक 24 घंटे अवेलेबल रहता है। और मैं राजस्थान की सरकार से भी कहना चाहता हूं, लोक सेवक 24 घंटे अवेलेबल रहता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो अधिकारी हो। जिसके आगे लोक सेवक लग गया उसका फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, वो जनता के प्रति लायबल होना चाहिए और वो कतई ये बहाना नहीं निकाल सकता मुझे नींद आ गई थी, मुझे काम था। तो विजय, मैं एक बात तो देख रहा हूं कि अब की बार विधानसभा में तेवर थोड़े तीखे दिखाई दे रहे हैं कि जो वास्तव में एक साग के जो बट्टा लग चुका था विधानसभा में, और कई बार स्पीकर को ये दखल देना पड़ा कि प्रशासनिक गैलरी को पाबंद किया जाना चाहिए सीएस के माध्यम से, सरकार इस बात की अनुपालना करे। पिछली सरकार के वक्त भी रहा और अभी भी ये सीपी जोशी के माध्यम से कहा गया था कि इसकी अनुपालना अक्सर से होनी चाहिए कि अधिकारी दीर्घगामी बैठें और जब पास बनता है आप वहां से रिलीव होते हैं तो ऐसा नहीं कोई कहीं चला जाता है, आकर के बैठना चाहिए। महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसके लिए बिल्कुल मंत्री को सपोर्ट करें या आकर के बैठें। तो अब की बार जैसे बलवान जी भी कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक का हिस्सा थे, ये खुद भी पाबंद किया जा रहा है। बलवान जी, कुछ आपको लगा कि कुछ स्थितियां बदल सकती हैं विधानसभा की? चलिए आप मेंबर पहली बार बने हैं, लेकिन विधानसभा के हालात क्या होते जा रहे थे, नॉट ओनली इन राजस्थान असेंबली, पार्लियामेंट, क्योंकि सरकारों का एक रवैया हो गया, बैठकें कितनी कम होती जा रही हैं। पहले बैठकें होती थी, पहले हाउस चलता था तो एक आवाज होती थी पूरे प्रदेश के अंदर कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। छुट्टी के दिन भी कलेक्ट्रेट, एसपी के ऑफिस, दूसरे दफ्तर खुले दिखाई देते थे। पूछा जाता कि छुट्टी के दिन कि नहीं विधानसभा चल रही है। तो ये विधानसभा का डर नहीं कह रहा मैं, एक कांग्रेस अनुशासन, डिसिप्लिन, एक सम्मान जो हाउस के प्रति होना चाहिए उसमें मैं काफी गिरावट देख रहा था। तो लगता है कि दौर वापस आएगा। मुझे पूरी गंभीरता के साथ विश्वास है। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें राठौड़ साहब और हम और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे और दूसरे मंत्री भी थे। सीपी साहब ने स्पष्ट कहा है कि एक एक मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कराएंगे, बात करेंगे और हम समझते हैं हम जनता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सार्थक बहस करेंगे, सार्थक बात करेंगे और तमाम अधिकारी और राजस्थान के तमाम आईएएस, आरएएस अफसर इस चीजों के लिए गंभीर रहेंगे और जो गंभीर नहीं होंगे तो उनको हम समझते हैं जब तक आप बहुत बड़ी एक नौजवानों की फौज राजस्थान की विधानसभा में कायम है, जन आंदोलनों की शक्ल लेगी ये बात। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके टीवी मैं इंटरव्यू में पहले कह के भी गया था, पिछले सत्र से लेकर के इस सत्र के बीच हमारे क्षेत्र में जो जो जनता के मुद्दे आए उसमें कांग्रेस, बीजेपी और हम
सबने एमएलए ने बैठ करके प्रशासन को ठीक करने का काम किया। ये सदन है 1 महीने, जितने दिन ये चलेगा, 1 महीने चले, 35 दिन चले, इस सदन में बैठ करके जनता के मुद्दों पर सरकार को और अधिकारियों को सबको ठीक करेंगे और बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ इस सदन को चलाएंगे। चाहे सदन शाम के 6 बजे तक चले, चाहे रात के 3 बजे तक चले। और बहुत बड़ी लोकतंत्र में आशा हमें है कि ये सदन में सरकार भी गंभीरता के साथ जनता की बात करने के लिए मैदान में आएगी, क्योंकि आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो जनता के लोगों से चुन करके आने के बाद मिलती है, वो जिम्मेदारी हम भी चाहते हैं कि हम एकदम फ्लेक्सिबल होकर के लोगों को पारदर्शी रूप से ये बात बताएं कि इतना बजट मिलता है, इतना बजट शिक्षा पर, इतना पानी पर, इतना पेयजल पर, इतना रोजगार पर, इतना उद्योग पर, इतना सड़क पर, सब पर खर्च होता है। और अभी जो 5 दिन लगातार हमारी कमेटियों की बैठक जो हुई थी, जिसमें सब कमेटियों की बैठक में हमने देखा कि सभी दलों के जितने मेंबरान थे वो सब के सब कमेटियों की बैठक में आई। बैठकें भी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे चली। तो लंबा चौड़ा अनुभव तो नहीं है, पर पिछली 10 दिन की विधानसभा सत्र से ज्यादा गंभीर है ये बजट सत्र, इससे और ज्यादा आगे गंभीर होंगे। एक हमारे नौजवान जो एमएलए सारी पार्टियों के, हम सब ने भी बार बार डिस्कस किया कि आपने कितने क्वेश्चन लगाए, आपने कितने क्वेश्चन लगाए। तो हमने फोन पर बात कर करके साथियों से कहा है कि मैं तो प्रश्न लगाया, आप भी लगा के आए। इससे एक बसवस परंपरा होगी और प्रश्न लगे। अभी तक करीब 5000 से ऊपर प्रश्न लगे। सरकार ने 2500 एक्सेप्ट किए। सारे प्रश्न सरकार एक्सेप्ट करेगी, जवाब देगी। ये जवाबदेही कायम करने का काम है। बहुत बढ़िया बात तो होना चाहिए, क्योंकि एक लगातार जो सदन के प्रति लोगों का भरोसा उठ रहा था कि हाउस में कुछ हो नहीं पा रहा है, विधायक पूरी तरह से जनता की बात नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर विजय के पास में जाना चाहूंगा। विजय, तो इस बार तो काफी तेवर ऐसे लगते हैं कि जो वास्तव में जो सम्मान विधानसभा का था, और केवल मैं बात राजस्थान की नहीं कर रहा, सभी जगह बैठकें जो कम हो पा रही है, बैठकें कम होने की वजह सीधी है कि या तो सरकार का कमजोर रवैया होता है, और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि यही विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा, एक लंबा एक्सपीरियंस सीपी जोशी को यहाँ की विधानसभा का है। और कितने लेट तक विधानसभा चला करती थी, लोग देखते थे कि हाँ विधानसभा में कोई बात चल रही है तो निश्चित रूप से वो जनता की आवाज है। तो ये परंपरा लौटेगी, माना जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह उन्होंने पहली बार ही जब विधानसभा अध्यक्ष बनने के साथ ही सीपी जोशी ने रवैया दिखाया था कि वे किसी भी तरह से खुद सत्ता पक्ष की तरफ भी किसी तरह से झुकेंगे नहीं, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया था। और जिस तरह सर्वदलीय बैठक में उनका विपक्ष ने भी जो उनका समर्थन किया है पूरा, और जिस तरह की मुद्दों पर चर्चा हुई है, खासतौर से जो समय की बात को लेकर, कि जो समय है विधानसभा का बहुत कीमती है, वो जनता के मुद्दों का जो केंद्र है विधानसभा, और यहाँ पर जो परंपरा है ये नहीं टूटनी चाहिए, यहाँ की गरिमा नहीं टूटनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर। खासतौर से जो प्रश्नकाल को लेकर जैसे चर्चा हुई कि प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न है वो 4-5 प्रश्नों तक ही रह जाते हैं और हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। इस पर भी सदन में चर्चा हुई, और कई जो 295 के तहत प्रश्न पूछे जाते हैं, बीच में किसी भी विधायक द्वारा जो सवाल कर लिए जाते हैं, लेकिन उसका पूरा फीडबैक नहीं आ पाता, न तो सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से और न विपक्ष पूरी तरह संतुष्ट हो पाता। तो कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो गौण होते जाते हैं, वो उन पर सुनवाई नहीं हो पाती है। और जनता के हित के लिए जो सबसे बड़ा जो ये भवन, ये इसको कहे कि केंद्र है, ये यहाँ पर जो चर्चा नहीं हो पाती ठीक से, और जनता के मुद्दों पर कोई फैसला नहीं आ पाता। तो चलिए, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की में आस्था सभी की बनी रहे, और मैं कहना चाहूंगा कि ये संविधान से बना हुआ वो टेंपल है जिसमें जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, आनी चाहिए। सरकार जवाब दे, इसके लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। बलवान पूनिया जी काफी मुझे एक अच्छी बात उन्होंने बताई है, हमारे दर्शकों को भी बड़ा चिंता था सभी के लिए। ये कई बार हाउस में चिंता जताई जाती थी लेकिन उसमें मनन नहीं होता था। बैठकें कम होती जा रही हैं और जो बैठकें होती हैं वो भी हंगामे की रेट चढ़ जाती है या फिर समय बहुत कम कर दिया जाता है। सब घड़ियां देखना शुरू कर देते हैं कि 6 बजे चलिए बंद करिए आज का काम। तो मुझे लगता है कि जिस गंभीरता के साथ में चीजें चल रही हैं, अब बार कुछ तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है आपको? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि हाउस का महत्व जैसे पहले जितना होता था उसमें गिरावट आई है। उसका कारण है कि इसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि चुनकर के आते हैं, जो एक तो पहले सरकार, प्रतिपक्ष, जितने भी लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके से निर्वाह नहीं करते। इसी का परिणाम निकलता है कि आप देखिएगा कि हंगामा, और हंगामे में इन बातों को लेकर के होता है जिसको कि कई बार तो फिक्सिंग हो जाती है। सरकार और प्रतिपक्ष दोनों फिक्स कर लेता है कि आप थोड़ा हंगामा करना और ये करना, ये सारी चीजें करना, ये सारी चीजें हो रही थी। उससे माहौल जिस प्रकार का रहना चाहिए नहीं रह पा रहा था। ये पहला बजट है, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद सीपी जोशी अध्यक्ष बने। क्योंकि सीपी जोशी को राजस्थान विधानसभा में पहले मंत्री रहने का, विधायक रहने का, पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके का अनुभव है। उसके बाद वो लोकसभा में भी मंत्री रहे, सांसद रहे, वहां का भी अनुभव लेकर के फिर तो आज वो अध्यक्ष बने हैं। तो उससे कहा जा सकता है कि उन्होंने आज सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और प्रतिपक्ष की तरफ से उप नेता के रूप में राजेंद्र राठौड़ और बाकी लोग के दलों के भी नेता वहां मौजूद थे। उसमें साफ स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को पूरी तरह से जवाब देना चाहिए। सारी तरीके से बातें आज हुई और माहौल शांतिपूर्वक तरीके से किस प्रकार से चले जिससे कि जनहित के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा आकर के उस पर निर्णय हो सके, इस प्रकार की चर्चा हुई। अब देखिए, कल से विधानसभा है और इसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है पहले जिस प्रकार की भीड़ भड़का और ऐसे लोगों का कि पहले देखिएगा कि कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता थे, उन वहां तक में भी अगर वो आ जाते थे तो वहां पे भी स्थिति ये होती थी कि प्रतिपक्ष के नेता के यहाँ भी जो आपराधिक किस्म के लोग आ जाते थे, वो आपके सामने हाउस में भी बात आई और बहुत डूडी साहब के लिए बड़ी परेशानी रही। उसके बाद तमंचा भी लेकर के एक विधायक आ गया था, बहुत सारी चीजें सामने आई। लिखिएगा, ये सारी चीजें घटित होना इसलिए होती है कि आपकी सतर्कता में कमी है और विधानसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सारी चीजें ये देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था अध्यक्ष के दिशा निर्देशों के अनुसार होता है, क्योंकि हाउस में सर्वमान्य निर्णय जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है, वहां और किसी की चलती नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रख सकते हैं, निर्णय करने का अधिकार उनको होता है, उनका निर्णय कोर्ट भी नहीं बदल सकता। सीधी सी बात यह है कि इसी आज की मैं भी कह सकता हूं कि पिछले दिनों पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक भी हुई थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो लोग काम करने वाले हैं उनको पास मिलना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। जो व्यर्थ के लोग आ जाते थे, जो कि पत्रकारिता के नाम पर वहां घूमते थे फिरते थे, जर्नलिज्म नहीं करते थे, उस पर रोक लगाने से कुछ नाराजगी भी बढ़ी है। हो सकता है हमको भी, मैं भी क्योंकि कमेटी का मेंबर होने के नाते मुझे भी लोगों ने विरोध कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सीपी जोशी ने जो निर्णय किए हैं उससे निश्चित रूप से वातावरण में सुधार होना चाहिए और हाउस की जो गरिमा वो बनी रहेगी। और बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। पीसीसी के 20 पास बनने के लिए आए थे, उन्होंने आज दिन मना कर दिया। अधिकारी वर्ग में भी कटौती की है, मंत्रियों को भी कहा है कि आप स्टाफ सीमित रखिए, विधानसभा की कार्रवाई बेहतर तरीके से चले, उसमें आपत्ति नहीं हो, उसमें कटौती नहीं हो रही है। कटौती इसलिए हो रही है कि लोग बिना बात के आ जाते हैं और वो प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। तो इसको रोकने के लिए कुछ निर्णय है, कड़े निर्णय हो सकते हैं, लोगों के माफिक नहीं हो सकते, ये विरोध भी होगा, लेकिन ये आने वाले समय में विधानसभा के वातावरण को ठीक करने के लिए एक जो निर्णय निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होगा। जी, तो चलिए, उम्मीद यह की जानी चाहिए कि व्यवस्था में सुधार हो। सबसे बड़ी बात एक तो यह है कि व्यवस्था में सुधार हो और जो लंबे समय से यह कहा जा रहा था कि विधानसभा का जो रूल्स हैं, प्रक्रियाएं हैं,
उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कई बार इस तरह की चर्चाएं होती है। तो मुझे लगता है कि आना चाहिए और हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वापस से इस पवित्र सदन का मान हम बना सके। चले हमारे साथ राजकुमार जो बीटीपी के विधायक हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी एमएलए साहब, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, क्या उम्मीद करते हैं इस सत्र से आपकी जनता की आवाज बन सके वहां? सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बजट सत्र में मेरा अनुभव देखे तो राजस्थान में मीडिया ने छापा है कि सबसे युवा विधायक, और मुझे यहाँ पे बधाई हो आपको। मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला इस सदन में, और ये पहला अनुभव है, मुझे विधानसभा का पहला अनुभव है। और अब कोशिश करेंगे, हमने आज सरकार में न तो पक्ष में न विपक्ष में प्रतिपक्ष में है, और हमने सरकार से डिमांड भी की है, दबाव भी बनाया है कि हमारे क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाए। और अभी सीएम साहब का बजट सत्र से पहले हमारे शेड्यूल एरिया में उनका दौरा रहा, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे हमारे क्षेत्र के लिए। जी हाउस के बारे में कुछ चर्चा हुई होगी। अभी जैसे बलवान पूनिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनका कहना था कि जनता की आवाज यहां उठाई जानी चाहिए और सरकार उस पर गंभीरता से डिसीजन करे। और कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के अभी चर्चा की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए ये तो आपका क्षेत्र हुआ, क्योंकि आप पूरे राजस्थान की जो पब्लिक है उसमें से 200 चेहरे चुन करके इस विधानसभा में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक माननीय विधायक हैं। तो ये माना जा सकता है कि इस बार वास्तव में जनता की आवाज बुलंदी के साथ में इस विधानसभा में आनी चाहिए। आपके साथियों से बात हुई होगी, जैसे अभी मुझे बलवान जी कह रहे थे कि कुछ मित्र जो पहली बार चुन के आए उनसे हमने चर्चा भी की। हम कुछ उनसे पूछ रहे हैं, कुछ उनको बता रहे हैं कि हमें जनता के लिए ये सब कुछ करना चाहिए ताकि विधानसभा में उस पर चर्चा हो सके। तो ऐसी कुछ बातें आपस में होती हैं कि हाँ इस बार कम से कम हम ये लोग कर सकें। देखो, मतलब हमारी जो मानसिकता कहती है कि इस राज्य का डेवलपमेंट, जी मतलब डेवलपमेंट ये नहीं होता है कि अच्छी सड़कें बन जाए, अच्छी बिल्डिंगें बन जाए। गुड। हम विशेषकर ये सोचते हैं हमारे क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए, इस देश के लिए भी, कि अच्छी शिक्षा नीति हो, अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मतलब ऐसी नीति बनाई जाए कि हमारा राज्य देश लेवल पे, विश्व लेवल पे प्रगति करे। और स्वास्थ्य पे, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि कहीं न कहीं इस देश में, इस राज्य में स्वास्थ्य विभाग की जो स्थितियां कहीं की खराब है, हम विशेष करके चाहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार ध्यान दे, और हम भी इसलिए आवाज उठाएंगे इसके लिए। जी मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, आदिवासी बेल्ट है, वहां मुझे एक बार जब उदयपुर में मैं था तो जाने का मुझे अवसर मिला। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कि आज एम्बुलेंस तो छोड़िए, वहां पे लाने के लिए साधन तक नहीं होते हैं। अभी भी वो लकड़ी के एक छड़ी में उसमें कपड़ा लगा के, कंबल लगा करके उसी को एम्बुलेंस बना करके लाते हैं। तो ये कुछ स्थितियां हैं आजादी के इतने साल बाद भी। कुछ ऐसी चीजों को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि मैं ये बात तो कहना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र से जितने एमएलए जाते थे अब तक चुन करके आए, आवाज दबी नहीं कभी भी, किसी भी पार्टी से हो, चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई। लेकिन सरकारों को विकास के लिए बाध्य करना चाहिए कि हमारा अधिकार है, हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हम केवल लाल फीताशाही के अड़ंगे से अगर हमारी विकास की तकदीर अगर धूमिल हो रही है तो मुझे लगता है कि वो जरूर बननी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने चिन्हित की हो कि हाँ मुझे ये चीजें तो उठानी है। बिल्कुल, आज आजादी के 70-72 साल बाद भी ये स्थिति है उस एरिया में कि वहां पर आज अस्पताल में, जैसे कि आपने बताया, कि आज भी कई गांव में ऐसी स्थिति है कि वहां पर कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, कोई डिलीवरी वाला मामला है, तो उसको अस्पताल तक ले जाने के लिए 108 है, उस चीज का फायदा नहीं मिल पा रहा है। और कई ऐसे हमारे पीएससी सीएससी बने हैं, गवर्नमेंट ने घोषणा भी कर दी, बिल्डिंग भी बना दी। आज मेरा 2 दिन पहले दौरा रहा था वहां, तो जो पीएससी थी उसमें 4 दिन से लाइट नहीं थी, डिलीवरी की जा रही है, टॉर्च से डिलीवरी की जाए, ये स्थिति है उस एरिया में। और शिक्षा के मामले में देखा जाए कि सरकार बिल्डिंग बनाती है, बिल्डिंग स्कूल को हैंडओवर भी नहीं होती और गिर जाती है, ये स्थिति है। मतलब 4 साल में बिल्डिंग खत्म हो जाती है और बिल्डिंग के लिए लाखों रुपया सैंक्शन गवर्नमेंट कराती है। और विशेषकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से अलग से कोटा है, जो शेड्यूल 5 के अनुरूप जो बजट मिलता है
बहुत सारा बचत आता है और प्रतिवर्ष शायद करोड़ों रुपया लैप्स होता है केंद्र और राज्य दोनों से। राज्य दोनों। बिल्कुल। मैं तो एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप कभी पता करना। सबसे रोचक बात ये देखिए कि जो टीएसपी क्षेत्र है उसकी यूसी भर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पैसा, बड़ी रोचक बात है, मैंने एक बार स्टोरी की इस पे कि यूसी कहीं किस मद में भरी हुई है और वो पैसा वहां लगा ही नहीं है। पता लगा साहब इससे तो फर्नीचर आ गया, एसी आ गए, ये स्थितियां हैं। मैं बलवान जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ये महाकुंभ है, इस गंदगी को छांटने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि विधानसभा की गरिमा और इसके प्रति ये कहूं कि जब तक इसकी भूमिका का एहसास किसी को नहीं होगा कि विधानसभा क्या है, ये विधायिका क्या है, तब तक मुझे लगता है कि ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। चर्चाएं होंगी, बंद हो जाएंगी, लेकिन वो दौर वापस आना चाहिए। आपकी चिंता एकदम जायज है और बहुत बड़े खर्चे के बाद विधानसभा चलती है। बहुत बड़े खर्चे के बाद जनता के पैसे से एक एक मिनट का सदुपयोग होना चाहिए। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। सरकार पर इस बात का हम सब लोग मिलकर के दबाव बनाएंगे कि सरकार बहुत तेजी के साथ जवाबदेही पर आए। सरकार जैसे आज कैबिनेट के फैसले की अभी जिक्र चल रहा है, उससे पहले जिस तरीके से गंभीरता से सर्वदलीय बैठक में खुद मुख्यमंत्री भी आए हुए थे, राठौड़ साहब भी थे, हम सब लोग थे, हम सब ने जो चर्चा की वो चर्चा यही निकल करके आई कि जो विधानसभा का बजट सत्र चले उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से जनता के पक्ष में फैसले कैसे लिए जाएं। राजकुमार ने बहुत शानदार बात कही है कि शिक्षा नीति, रोजगार की नीति, चिकित्सा नीति, इन पर गंभीरता से इस सदन में चर्चा होने वाली है। और हम जो नौजवान लोग, मैं आपको पहले भी कहा है, जो लोग आए हुए हैं सबके सब इस, हम तो बहुत सारे लोग जैसे राजकुमार आए, हम आए, हम तो इस मुद्दों के प्रोडक्ट हैं, इसलिए हम गंभीरता से मुद्दों पर ही बात करेंगे। और हम जैसे श्याम सुंदर जी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी कई बार फिक्सिंग का गेम खेल लेता है, पक्ष विपक्ष फिक्सिंग का गेम खेल लेता है, हम वो गेम भी नहीं खेलने देंगे। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं, 1 महीने के बाद, पूरा सेशन चलने के बाद, और या बीच बीच में मिलते रहेंगे, वो फिक्सिंग का गेम भी नहीं खेलने देंगे। हम चाहेंगे 27 क्यों, कल लॉटरी थी, लॉटरी के समय में विधानसभा गया हुआ था, क्वेश्चन निकाले 27 क्वेश्चनों पर बहस होगी 4 तारीख को। मैं समझता हूं 27 ही नहीं, स्थगन, पर्ची, ध्यान आकर्षण समेत कम से कम 35-40 मुद्दों पर रोज चर्चा हो। हम चाहते हैं जो 5000 क्वेश्चन आए उसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कस हो, पूर्व प्रश्न के रूप में हो। इसलिए हम बढ़िया स्वच्छ परंपरा बनाने के पक्ष में काम करेंगे, न कि सिर्फ हंगामा करके। विधायक जीत के जिताना था, जनता को जिताया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों, जनता की आवाज बने और जनता के मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगता है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, हम उम्मीद भी करते हैं यही। और आप लोग बिल्कुल जनता की आवाज बनिए। जनता ने यह अवसर आपको दिया, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने लोगों से आप जीत करके आए। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी देखिए, हमारे साथ 2 नए चेहरे हैं, पहली बार विधानसभा में आए, लेकिन जन आंदोलन इनके लिए नए नहीं है, संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। बलवान पूनिया जी को मैं काफी लंबे समय से जानता हूं कि कहां से कब कितना संघर्ष किया। राजकुमार टीएसपी के क्षेत्र में छात्र जीवन से इन्होंने काफी वहां पे लोगों की आवाज उठाई है, चाहे सड़क हो, चाहे किसी को सांप काट लिया तो उसके लिए बात करना हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये दावे तो देखिए मुझे नए नहीं लग रहे हैं, लेकिन जो जोश दिखाई दे रहा है उससे कुछ ये तस्वीर बदलने के लिए कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, कुछ बदलेगा। देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूँ कि राजकुमार जी हैं या पूनिया जी हैं, विधानसभा की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तो आप विधानसभा में अपनी आवाज उठा सकते हैं। बोलने से काम नहीं, आपको ध्यान आकर्षण लगा। अब देखिए राजकुमार जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे, आप ध्यान आकर्षण लगाइए उनको, आप ध्यान आकर्षण लगा के विधानसभा में मुद्दों को लाइए, आपको बोलने का मौका ही मिलेगा, सरकार कार्रवाई होगी। इसलिए आप ध्यान आकर्षण से बातें होती है कि आपको जवाब दिलाना है। आपको समय रहते हुए अगर ये सब चीजें लिखेंगे, आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखिए, आपने दौरा किया, आपने कमियां पाई, आप लिखिएगा, मुख्यमंत्री जी को लिख करके दीजिएगा, मैं गया था, वहां का फोटोग्राफ वगैरह सारी चीजों को दीजिएगा। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि अगर सजग होगा तो विधानसभा का उपयोग भी कर सकते हैं, बाकी अपने अधिकारों का उपयोग करके आप अपने आप को स्थापित तो कर सकते हैं। आम जनता जिसके लिए चुन के आए उसके लिए आवाज बन करके अगर उठाएंगे आप, निश्चित रूप से आपकी आवाज सुनी जाएगी। आप स्वार्थपूर्ण चीजों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप युवा हैं और आप ऐसी पार्टी के दोनों प्रतिनिधि हैं
जिसकी आम लोगों के लिए वो काम करती हैं। उनको पार्टी पॉलिटिक्स से कम मतलब होता है, वो क्षेत्र के लोगों को भला करने से मतलब ज्यादा होता है। मेरा आग्रह यही है कि आप प्रश्न लगाइएगा, आप देखिए तारांकित प्रश्न लगाइए, अतारांकित प्रश्न लगाइए, पर्चे लगाइए, स्थगन प्रस्ताव लगाइए, 295 लगाइए, बहुत सारे चीजें हैं। आप दीजिएगा हाउस में और समय रहते हुए दीजिएगा और वहां रह करके अपनी बात को बोलिएगा, तो निश्चित रूप से आपकी तो क्षेत्र की तो भला होगा, आप भी एक परिपूर्ण रूप से जो विधायक का कर्तव्य होता है उसको निभाने में कामयाब हो। मैं तो इस बात के लिए कहता हूं, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने, हम 30 साल से विधानसभा को सिर्फ देख रहे हैं और बहुत सारी चीजें देखते आए हैं और वो सब चीज खत्म हो गई है। फिक्सिंग वाला मामला इसलिए कि लगाते ही नहीं है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जनहित वाले नहीं लगते, स्वार्थपूर्ण किसे लगते हैं। आप ध्यान आकर्षण लगते ही नहीं है, 10 दिन तक देखते हैं, एक भी ध्यान आकर्षण नहीं आया। तो आप कोशिश कीजिए कि समय रहते हुए लग जाएंगे, तो हाउस में एक प्रक्रिया होती है, वो जांच के लिए जाता है, फिर उसके बाद जवाब आता है, सारी बातें होती है। ये बजट सत्र ही ऐसा होता है जो आपकी जनहित के मुद्दों को ला करके आप उसको सॉल्व करा सकते हैं। ये आपको जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात, अहम जो बात है, श्याम जी जिस और संकेत भी दे रहे हैं, विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, नियम और परंपराओं से बंधा होता है। आप उसके तहत जाकर के अगर किसी मसले को लेकर के आएंगे, मुद्दे को उठाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको जवाब भी मिलेगा। और मैं तो कहूंगा कि आप रूलिंग से बंधे हुए हैं और उसके बाहर मत जाइएगा। बहुत अवसर आपके पास में, कई आपको ऐसे अधिकार दिए हुए हैं इसी विधानसभा के माध्यम से, जिनका आप भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि मीटिंगें बहुत कम हो गई। अब तो साल में अगर पूरी टोटल मीटिंग भी आप लगाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि जो मैक्सिमम 30-32 मान लीजिए, तो इससे ज्यादा नहीं हो पाती। आप उस अवसर को जरूर बनाएं, जरूर काम करें, उसी अंदाज में काम करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप पार्टी को नजरअंदाज करिए जनता की बात को लिए। कई बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियंस हैं, वो नियम परंपराओं के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं आपको। और मैं तो एक पहल ये भी कहना चाहूंगा, ये सीपी जोशी जी को करना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ जो विधायक हैं, उनके माध्यम से पहली बार जीत करके आए विधायक, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि रूल से, हालांकि इससे पहले हो चुका होगा ये। हाँ बलवान जी, आप कुछ कह रहे हैं बीच में भी। आज बिल्कुल मैंने ये सर्वदलीय बैठक में मांग भी रखी थी कि कार्यशाला हो, इसी सत्र में हो और अभी जल्दी हो, ताकि हम, जैसे श्याम सुंदर जी ने चिंता व्यक्त की है, कई बार क्या होता है, हम मुद्दा तो उठाना चाहते हैं पर हमें पता नहीं कैसे उठाएं, ध्यान आकर्षण कब लगाना है, स्थगन कब लगाना है, पर्ची कब डालनी है, तो मुद्दा उठाने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमने आज आग्रह किया था कि कार्यशाला जल्दी बुलाइए और कम से कम 2, 3, 5 वक्ता आए उसमें, जो लंबे समय जिनको संसदीय प्रणाली का ज्ञान हो वो आए और सब नौजवान और सब विधायकों को ये बात बताएं, उसका फायदा कर सबको मिले। जी राजकुमार जी, कुछ लोगों से बात हुई है कि हम किस तरह से काम करें, कैसे करना चाहिए, कुछ वरिष्ठ हैं उनसे कि हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। एक्चुअली हमारे क्षेत्र से हम जो चुन के आए, तो वहां पर हमारे न तो ऐसे कोई विशेषज्ञ हैं कि हमें अच्छा गाइड कर सके, और जयपुर में आने के बाद मेरा मतलब कहना तो नहीं चाहिए, पर पहली बार सौभाग्य है, मुझे पहली बार विधानसभा देखने मिली थी। देखने भी पहली बार मिली थी, मैं जीत के आया इसके बाद। इससे पहले जयपुर में बहुत कम बार, 1-2 बार आना हुआ था, पहली बार मौका मिला। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर में जो अच्छे विशेषज्ञ हैं, इस जनता के बारे में, विकास के बारे में, हमारे क्षेत्र के बारे में कोई अच्छी बातें बता सकते हैं, उनसे हम राय लेते हैं। और फिर भी हम देख के कोशिश करते हैं कि हम हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे राज्य के लिए, जनता के लिए जितनी आवाज उठा सकेंगे विधानसभा में अवश्य उठाएंगे। पुनिया जी ने बताया था कि हम पार्टी के प्रोडक्ट नहीं है, हम मुद्दों के प्रोडक्ट हैं। तो वो अवश्य है कि हम मुद्दों के प्रोडक्ट हैं। हमारे एरिया में जो मुद्दे हैं, हमारे एरिया में जो अभी जो घटनाएं घटित हो रही है, एक्चुअली हम उधर कभी कह देते हैं बिल प्रदेश यूं, तो सरकार कहती है आप अलग राज्य की मांग क्यों करते हो, क्या है क्या नहीं है। तो हम इस बात पे बता रहे हैं कि हमारे शेड्यूल एरिया को दोनों सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया। वहां पर जो विकास होना चाहिए था, आज न तो किसी सरकार ने नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा इस इलाके को। इसीलिए आज हम दोनों सरकारों से सवाल जवाब करते हैं, उनसे जवाब पूछते हैं कि हमारे इलाके के साथ आप लोगों ने सौतेला व्यवहार क्यों किया। और अवश्य आने वाले समय में हम उस एरिया से अच्छे प्रतिनिधि चुन के आएंगे और साथी हमारे, और इस राज्य के लिए भी प्लस हमारी जनता के लिए भी अच्छे इस विधानसभा में पहल करेंगे। जी श्याम जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीपी जोशी
अच्छे पार्लियामेंट रहे हैं और पार्लियामेंट और असेंबली दोनों का उनको एक्सपीरियंस है, मंत्री भी रहे हैं तो एक सांसद भी रहे वो, तो यह माना जा सकता है कि थोड़े विधायकों के प्रति लिबरल रह करके ज्यादा से ज्यादा उन्हें अवसर दे सकें, सरकार को बाध्य करें कि आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं योगेंद्र जी बार बार ये कह रहा हूं कि अध्यक्ष कोई निर्णय अपने स्तर पे नहीं करता है, आपको विधायक को ही सक्रिय होना पड़ेगा, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। बिल्कुल, लेकिन कई बार ये शिकायत आती है कि विधायक को बोलने नहीं दिया जाता है, कह दिया जाता है कि कई बार ऐसे हालात भी बनते दिखते हैं, आप देखिएगा कि आवाज होती है कि जी। एक चीज सुनिएगा, अगर पर्ची लगाई, इनका पर्ची आई तो बोलने का अधिकार मिलेगा, 295 लगाए प्रोटोकॉल आएगा, स्थगन लगाए तो आएगा, आपने ध्यान आकर्षण लगाए तो आएगा, इस और आपने तारांकित प्रश्न लगाए क्योंकि लॉटरी के माध्यम से आते आपके निकलेगी, तारांकित सब चीज आएगी। एक विधायक को ही सक्रिय रहना पड़ेगा, उसको कोई सक्रिय करने का तरीका नहीं है, खुद को एक्टिव होना पड़ेगा, खुद की बातों को लाने के लिए जो चीजें प्रक्रिया के तहत निर्धारित है, किताब मिलती है, आप सारी चीजें ऑनलाइन सारी चीजें हो गई है, आप मदद ले सकते हैं। विधानसभा के बहुत सारे वरिष्ठ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत सारे आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। पहले बार में पहला मौके में दिक्कत आएगी, लेकिन आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि आप सुबह रात को पढ़िएगा, आप क्वेश्चन लगाइएगा, सुबह 9:30 बजे पर्ची दीजिएगा, 295 लगाइएगा, प्रश्न पहले लग चुके, आपको 10 दिन में लगा देने चाहिए, तो बहुत सारे प्रश्न तो आ गए, अब भी आप लगा सकते हैं तारांकित, अतारांकित, जो चीजें आप चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में कितना क्या हुआ, आप सरकार से पूछ सकते हैं, आपको बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तारांकित पूछिएगा, प्रश्न आएंगे चीजें, फिर उसमें से तारांकित भी बनाइएगा, और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर एक्टिव रह करके काम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से एक विधायक, सक्रिय विधायक को बहुत कुछ चीजें प्राप्त है विधानसभा के प्रक्रिया के लिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आपका रैंक माना जाता है, इसलिए आप सक्रिय होंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा में आपका बुलंद होगा सितारा। इसलिए आपको वहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ विधायक नहीं है, मेरी पार्टी में लोग नहीं है, आप अपनी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि वहां तो कोई पार्टी नहीं होती है, वहां आपका प्रश्न लगा है तो आपको मौका मिलेगा सीधे तौर पर, वहां पार्टी नहीं तो वहां विधायक का प्रश्न लगता है, आपने स्थगन लगाए तो आएंगे, पर्ची लगाए तो आएगा, और आप सत्ता पक्ष, इसलिए आप अपना चीज के विधायक विधानसभा की प्रक्रिया के तहत आपका आएगा तो आपको अवसर मिलेगा। इसलिए वो तो बजट सत्र में बोलने वाली बात है, वो अलग है, वो तो अलग चीज है, लेकिन आप पहले भी चर्चित हो सकते हैं और एक अच्छे विधायक के रूप में आ सकते हैं। इसलिए आपको मैं तो आग्रह दोनों से करता हूँ, अगर हमारे से की जरूरत पड़े तो हम आपके लिए तैयार है, कैसे ध्यान आकर्षण बनता है, क्या बनता है, हमने तो दोस्तों को लगाना और बताना सिखाया भी है, हम आपको भी तैयार रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदेश के हित में और जनता की आवाज बनिए, आप जरूर बनिए, उस बुलंदी विधानसभा की तभी होगी कि वास्तव में जनता की आवाज की गूंज वहां दिखाई दे। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, सबकी आस्था का केंद्र है, और इसमें जरूर केवल बस हंसी मजाक में ठिठोले ये सब चलने चाहिए बीच में, लेकिन गंभीरता भी वहां दिखनी चाहिए। समय सीमा 24 घंटे आपके हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लेट तक विधानसभा चली है और अगले दिन वही हाउस 11 बजे से शुरू हुआ है। तो कोशिश करिए कि इस बार एक नई नजीर पेश हो सके और खोया हुआ जो सम्मान हाउसेस का जो हो रहा है, गिरावट आ रही है, वो वापस लौटे। ये लौटेगा, विधायिका का सम्मान होगा, तो निश्चित रूप से यहां एक जो बैलेंस होना चाहिए वो जरूर रहेगा। जो बीच बीच में आवाज उठती है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है या काम नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों की उलझन में फंसते जा रहे हैं, जनता की आवाज इसमें गुम हो रही है। अगर ये सब चीजें वापस लौटेंगी तो निश्चित रूप से तय मानिए कि इस विधायिका का सम्मान होगा तो आपका भी सम्मान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।